सेशन हम शुरू कर देते हैं और प्रश्न जो है वो अंत में ले लेंगे, लास्ट में सभी का ले लेंगे जी, लास्ट में सभी का ले लेंगे। नाउ ये सेशन 4 जो है इट इज ऑन प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। नाउ सेल्फ केयर इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्शन टू प्रिजर्व और इम्प्रूव वंस ओन हेल्थ। कि हम किस प्रकार से अपनी स्वयं की के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और उसको एक बार ठीक कर लिया नहीं, लंबी उम्र तक उसको हम ठीक कर सकते हैं। नाउ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीजेस, मेंटेन हेल्दी एंड prevent diseases and cope with illness, disability with and without support और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये चीजें हैं जिसके लिए हम सेल्फ केयर के लिए बात कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एक दो इम्पोर्टेंट 5 बातें मैं डॉक्टर हिमांशु की इजाजत से कहना चाहूंगा। पहली बात है डेवलप रेगुलर स्लीप। कि अगर हम प्रतिदिन हमारी नींद जो है वो ठीक नहीं होती है, कहते हैं ना मिनिमम 8 आवर्स स्लीप हमारे को होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है या नींद में हमारा ब्रेक होता है तो मतलब हमारी सेल्फ केयर हमारी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर प्रॉब्लम है। देन एम फॉर हेल्दी डाइट, वी शुड लुक फॉर ए हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के बारे में पिछले सेशंस के अंदर काफी बातचीत हो चुकी है। टेक लंच ब्रेक। क्या होता है, हम लोग खाने का समय होता है, लंच ब्रेक होता है हमारा 1 से 2 बजे तक, मगर 1 से 2 बजे तक हम किसी काम में बिजी रहते हैं और खाना हम खाते हैं शाम को 4 बजे, तो वो पूरा रूटीन हमारा काम खराब कर देता है। तो लंच ब्रेक का मतलब ये है कि जो हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सफर का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, उस समय से पहले हमको वो खाना ले लेना चाहिए। गो फॉर ए वॉक, टहलना बहुत आवश्यक है। एंड गेट सम एक्सरसाइज, घूमने के साथ साथ हमको कुछ एक्सरसाइजेस भी लेना चाहिए। तो इस सेशन में जो हमारे चेयरपर्सन है वो डॉक्टर हिमांशु दास जी हैं, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, देहरादून में ये स्थित है। और को चेयरपर्सन है डॉक्टर रोमा कुमार, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। एंड वी हैव गॉट 3 प्रेजेंटर्स। रोल ऑफ म्यूजिक इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, मिस अनुभूति गुप्ता। एंड किशोरावस्था में सर्वांगीण विकास में संगीत की भूमिका, अपर्णा कुमारी। मेंटल हेल्थ इन 2 स्टेप्स, मिस शेफाली दहिया। तो डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा कि पहले हम ये प्रेजेंटेशन करवा लेते हैं या पहले आप बोलना चाहेंगे सर? नहीं सर, आपके ऊपर है, आप चेयरपर्सन हैं, योर चॉइस। मैं भी अपने आप को प्रेजेंटर समझता हूं जी, सेशन इज ऑल योर्स। मैं खुद भी प्रेजेंटर ही हूँ, सो इट्स ऑल ओके। प्रेजेंटर नहीं है सर, यू आर चेयरिंग द सेशन, तो आप जैसा उचित समझे वो कर लीजिएगा। कि को चेयरपर्सन है डॉक्टर रोमा कुमार एंड प्रेजेंटर्स जो रोमा कुमार जी मैम लेट आएंगी या अनुभूति गुप्ता। तो आई विल रिक्वेस्ट अनुभूति गुप्ता जी टू प्रेजेंट हिज। दादा, इट इज योर चॉइस, you can run your session well. No, it's okay. One by one you can call, but give them stipulated time. I think time must be maintained. अनुभूति गुप्ता जी जो है, मैडम आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, प्लीज। Okay sir. Am I audible? हाँ, यस। सर मुझे स्क्रीन शेयर मैं कर दूं अभी? You can share your screen. Okay. मैडम प्लीज गो फास्ट, 5 मिनट आपको मिले हैं। Okay. Make it the full screen. Yeah. Is this okay? Yeah, Yes. Okay. My name is Anubhuti Gupta. My humble pronoun to all of you. My topic for today's presentation is role of music in stress management. Stress is an inevitable part of our everyday life. It's a feeling of emotional and physical tension. It is your body's reaction to a challenge or demand. Music therapy is the clinical and evidence-based use of music interventions to accomplish individualized goals within a therapeutic relationship. The effects of music therapy, it's not a new concept to be discussed and practiced.
The COVID-19 pandemic is associated with highly significant levels of psychosocial distress, and mitigating the hazardous effects of COVID-19 on mental health is an international public health priority. The concept of music therapy has emerged from the correct intonation and right use of its basic elements such as nad, shruti, swara, rag, tal, lay, time theory, and ras theory. Like rag Hamir is known for Veer ras, and there is Sringar ras. Slide is effects of music on stress response. Music helps to treat stress in a variety of ways. It can improve mood, vitality, self-esteem, and personality. Studies have shown that when people are deeply involved in activities which amuse them, psychosocial factors such as the heart rate, blood pressure are lowered. This in turn decreases our stress levels. There's a study, according to Dr. Shansala Hegde, she's an assistant professor at NIMHANS, Bangalore. After listening to Hindustani ragas, 20 musically untrained subjects showed increased overall positive brainwave frequency power, higher even that in highly relaxed meditative states. She further adds, listening to certain ragas, for example, Desi Todi for 30 minutes every day for 20 days, it has been shown to produce significant decrease in systolic and diastolic blood pressure. It has reduced stress, anxiety, and depression. Now the next slide. There are various historical evidences of healing through music. A legend says that Saint Yathras gave rebirth to a dead boy by singing the composition Najib Dhara. Benito Mussolini, he overcame sleeplessness by merely singing to Pandit Omkarnath Thakur's rendition of Rag Puria, and so forth. There are specific musical influences for the particular group. Pandit Shiv Kumar Sharma, he created a rag named Antardhani, in which it is used basically for meditation. It is suited to times when the tired mind seeks complete peace and when a person wants to shut his being to all external stresses. Indian stringed instruments, drums and flutes are very effective at relaxing the mind even when played moderately loud. I would like to conclude that music therapy is one of the most effective therapy and it has no side effects. There's a need to educate people in this aspect of utilizing music as a therapy. In the West, music therapy is successfully employed in the medical profession. In India, it is still in its budding stage, unfortunately. There is no UGC approved course on music therapy in India, and there are no guidelines. Yet much work needs to be done and a more scientific documentation is required. Thank you. थैंक यू वेरी मच अनुभूति जी, बहुत बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आपका रहा कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार से हम संगीत से कुछ बीमारियों को हटा सकते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं. नाउ मैं रिक्वेस्ट अपर्णा कुमारी जी. अपर्णा जी हैं? हाँ जी सर. प्लीज आप भी 5 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर लीजिए. जी सर. ओके. 4 बजे पहुंचे अपनी बाइक के लिए अपर्णा जी, यू अनम्यूट योरसेल्फ. आप अपने आप को अनम्यूट करें. Sir, am I audible? Yeah, yes. Come to your slide. Okay, sir. You are, yeah, great. Okay, sir. Thank you. So, my name is Aparna. I'm a research scholar from Delhi University, Faculty of Music and Fine Arts. First of all, I would like to thank Manovika's family who gave me an opportunity to present a paper in front of you.
So now I want to your permission before start my presentation. So my topic is किशोरावस्था के सर्वांगीण विकास में संगीत की भूमिका। प्रस्तावना। किशोरावस्था के सर्वांगीण विकास में संगीत की भूमिका। आज के युग में विकसित समस्त ज्ञान तथा विज्ञान में मानव व्यवहार के दर्शन होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनोविज्ञान में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव विकास की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था आती है। इन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन तथा परिस्थितियों का प्रभाव मानव व्यवहार पर पड़ता है। मैं आज आप सभी के साथ किशोरावस्था पर चर्चा करना चाहूंगी। मैंने किशोरावस्था का चयन इसलिए किया क्योंकि किशोरावस्था बच्चों की वह अवस्था है जिसमें वह अच्छी आदतों की अपेक्षा बुरी आदतों से जल्दी प्रभावित होते हैं। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही बच्चे अपने अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तनों को महसूस करने लगते हैं। किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, जैसे उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मकता का विकास आदि। तो वो अपने आसपास जैसा माहौल देखते हैं वैसा ही वो अनुभव करते हैं, उसी अनुसार वो ढल जाते हैं। इसीलिए मैंने किशोरावस्था का चयन किया, जिससे मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा संगीत सुनने और सीखने के लिए प्रेरित कर सकूं और उनको एक अच्छी दिशा का मार्गदर्शन करा सकूं। नेक्स्ट है कि मेरा स्लाइड किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलेसेंस नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन क्रिया एडोलेसियर से निकला है, जिसका अर्थ है बढ़ना अथवा परिपक्वता की ओर बढ़ना। मनोविज्ञान में किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के चरण के रूप में व्यवहृत किया जाता है। जर्सिल्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था का अर्थ परिभाषित करते हुए लिखा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था की अवधि को लेकर मनोवैज्ञानिक में मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था की अवधि 11 से 18 वर्ष के बीच मानते हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिक के मतानुसार किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष के बीच की अवधि है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में नाना प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था की चुनौतियां। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास होता है। इस अवस्था में होने वाले अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के कारण इन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अभी हाल ही में मैं मॉडल टाउन न्यू दिल्ली के एक एमसीटी स्कूल में गई और वहाँ के बच्चों से बातचीत करके उनके समस्याओं को भी जानने का कोशिश किया मैंने। वहाँ अधिकतर बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, इंसोमिया जैसे प्रॉब्लम को फेस करते हुए नजर आए। मैंने इनसे इनके प्रॉब्लम्स के कारण भी जानने की कोशिश की, जिनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। उनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्हें पढ़ने लिखने में काफी असुविधा होती है और भी अनेक प्रकार की परेशानियों को उन्हें फेस करना पड़ता है, जिससे वे मानसिक दबाव, चिंता, तनाव जैसी बीमारियों के गिरफ्त में आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके घरों में पारिवारिक वातावरण ठीक ना होने के कारण आए दिन घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनका उन बच्चों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और वह अवसाद, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझते हैं। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ और स्कूल्स बंद कर दिए गए। अब लगभग पूरे 1 साल बाद स्कूल ओपन होने के बाद बच्चों पर इतना प्रेशर है, वर्कलोड है उनकी, अब उन्हें वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के लिए संगीत का महत्व। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में संगीत की एक अहम भूमिका रही है। आधुनिक जीवन शैली में मानसिक दबाव से दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण हम खुद में एकाकी महसूस कर मानसिक रोगों की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित समय पर विश्राम के साथ मनोरंजन भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। बढ़ती उम्र का दबाव हो या किशोरावस्था का प्रतिबल, प्रत्येक प्रकार की चिंता को कम करके संगीत मस्तिष्क में कंपन कर शांति प्रदान करता है। किशोरावस्था को मानव जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही बच्चों को कई तरीके से बदलाव अनुभव होते हैं और इसकी जानकारी न होने के कारण वे अपने लिए अनेक प्रकार की मुश्किलें पैदा कर लेते हैं। बच्चों को किशोरावस्था में आने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं अन्य परिवर्तनों के बारे में जागरूक करना अति आवश्यक है।
मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए और चित्त में प्रसन्नता लाने के लिए मनोचिकित्सकों ने संगीत द्वारा पैथी और या रोगोपचार की तकनीक को स्थान दिया है। किशोरावस्था के लिए संगीत शिक्षा एवं अच्छा संगीत सुनना काफी प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। अतः किशोरावस्था के सर्वांगीण विकास में संगीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगीत चिकित्सा पद्धति। संगीत चिकित्सा की दृष्टिकोण से यदि प्राचीन सांगीतिक इतिहास को देखें तो संगीत एवं चिकित्सा का यह संबंध बहुत प्राचीन है। वह मनुष्य से बहुत समय पूर्व से ही संगीत की चिकित्सकीय उपयोग में विषय में जानकारी हासिल कर ली थी एवं उसका उपयोग चिकित्सा के रूप में करने लगा था। सर्वप्रथम संगीत के चिकित्सकीय प्रयोग का उल्लेख ताम्र युग में मिलता है। इस बात का उल्लेख करते हुए श्री उमेश जोशी जी ने अपनी पुस्तक भारतीय संगीत का इतिहास में लिखा है कि जब कोई बीमार पड़ता था तो यह लोग उसे दवा नहीं देते थे बल्कि संगीत द्वारा उसका उपचार करते थे और इस सांगीतिक उपचार से अनेक व्यक्ति स्वस्थ और सुंदर बन जाते थे। संगीत का मनोभाव का गहन संबंध मन के साथ हमारी समस्त शारीरिक क्रियाओं से जुड़ा है। अतः संगीत द्वारा प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि संगीत हृदय गति, रक्तचाप, मांसपेशियों की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने या घटाने, श्वास की क्रिया नियंत्रित रखने की अद्भुत क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, संगीत बोलने की क्षमता और स्तर में भी सुधार करता है और संगीत का साइजोक्रोनिक रोगियों की जीवा पर पड़े प्रभाव में भी सुधार ला सकता है। भारत में ही नहीं अपितु पश्चिम देशों में भी सांगीतिक चिकित्सा के महत्व को वैज्ञानिक रूप दिया जा रहा है। अस्पतालों में रोगियों को नियमित संगीत सिखाया जाता है जिससे वे अपेक्षाकृत शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के रोगियों का उपचार संगीत चिकित्सा पद्धति द्वारा किया जा रहा है जो अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। जयपुर में मनोचिकित्सा केंद्र है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर शिव गौतम जी हैं। वहां मनोरोगियों का उपचार संगीत के माध्यम से किया जाता है। वहां रोगियों का इलाज सुगम संगीत, भजन, आरती, वैदिक मंत्रोपचार के द्वारा किया जाता है। इसी तरह जयपुर के ही मेंटल हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर अरुण ओप्टे के मत से मेडिसिन के साथ म्यूजिक के प्रयोग से पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल साइंस में म्यूजिक थेरेपी के प्रयोग से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं। यहाँ के साइकेट्रिक डॉक्टरों ने बताया कि इसके प्रयोग से तनाव में कमी आती है, उसके मनोरोगियों के अंदर कुछ सीमा तक एकाग्रता जागृत होती है, उनके उतावलेपन में कमी आती है, जो रोगी बातें भूलने लगते हैं उनके याददाश्त वापस आ जाती है। ऐसे ही चेन्नई में राग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है जहां म्यूजिक की मधुर ध्वनियों के द्वारा मनोरोगियों का उपचार किया जाता है। यहाँ पर व्यापक रूप से संगीत चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है जहां विभिन्न रागों के केवल गायन बल्कि भिन्न वाद्यों के मेल से बनाई गई धुनों का प्रयोग अलग अलग मनोरोगियों पर होता है। इसीलिए यहाँ पर गहन जानकारी के लिए स्नायु तंत्र विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिकों और संगीत क्षेत्र के जाने माने संगीतकारों की पूरी टीम रहती है और नित्य प्रति मनोरोगों के संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है। राग रिसर्च सेंटर के निर्देशक कन्नपुरी वैद्यनाथ। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम टू योर कंक्लूजन। आप अपना कंक्लूजन बताइए ना, आपका क्या कंक्लूजन आया? जैसा कि आज फर्स्ट सेशन में भी बताया गया कि रागों को सुनने से और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में होने वाले हमारे मानसिक, शारीरिक, अन्य कई प्रकार की बीमारियों के लिए संगीत को सुनना हमारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है, लाभदायक है। और मेरा यही निष्कर्ष निकला ऐसे कि हमें जैसे ओमकार का उच्चारण करने से हमारे सांस को नियंत्रित करने के में काफी सुविधा हो सकती है। अगर हमें सांस कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है तो हम उसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। योगा, प्राणायाम, ऐसे और भी कई एक्सरसाइज हैं जिसको करके हम अपने सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं। और सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, जिस भी प्रकार के संगीत को सुनने से मनोरोगियों पर उनके ऊपर पढ़ने वाले इफेक्ट को, अगर उन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो अच्छा होगा, मतलब अच्छे से अच्छे संगीत को सुनाया जा सके। थैंक यू। धन्यवाद। Now, may I request Shefali Dhaiya and Vanshika Mohindru?
Hello, am I audible? Yes, please. Yeah, just a second. Madam, please be fast. Yeah, sure. Hello, good afternoon, everyone. So, before I introduce myself and present my poster, I have a question for all of you. Would you all feel more motivated to attend this conference if I told you that you all are going to get rewarded for it? Of course, yes. In fact, half of the people present here are due to the fact for the benefit of certificates and CRE points. So today, Aisha Fali and my teammate Vanchika are here to present our poster proposing a similar system to improve mental health in 2 easy and very approachable steps. Due to COVID pandemic and lockdown, we all faced mental health issues like anxiety, anger, overthinking, depression, loneliness, and so on. Issues that made us realize how badly we need a routine and social interactions. Well, lockdown or no lockdown, our brain needs to be stimulated by some activity or it acts as an antenna for negative thoughts. Our brain works on the theory of give and take. In short, our brain feels more motivated to do something if it knows that we are going to get rewarded for it. An incentive based system. So, hereby we suggest such a concept in which we aim to provide short term goals in exchange for virtual points for which we can redeem for rewards. I know it's confusing, but let me explain to you this by an example. जैसे मुझे योगा करना और वॉक करना बहुत पसंद है, ठीक है. इट क्लियर्स आउट माई माइंड, इट गिव्स मी पीस एंड इट मेक्स मी फील हैप्पी. बट मैं ये सब नहीं कर पाती क्योंकि मेरे को पूरे दिन में बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है या बहुत ज्यादा काम होता है. अगर ये भी नहीं तो आई एम जस्ट टू लेजी टू गेट अप फ्रॉम माई बेड. बट अब इसी से सिनारियो में लेट्स इमेजिन कि मेरे प्रोफेसर मुझे बोल रहे हैं कि शिफाली, यू गो फॉर अ वॉक फॉर 30 मिनट्स एंड आई विल गिव यू 10 वर्चुअल पॉइंट्स फॉर इट पर डे. इसका मतलब अगर मैं रोज 30 मिनट्स के लिए वॉक पे जा रही हूँ या योगा कर रही हूँ तो मुझे उस दिन के लिए 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं. और ऐसा अगर मैं हफ्ते में 5 या 6 दिन भी करती हूँ, दैट मीन्स 50 to 60 वर्चुअल पॉइंट्स. एंड फिर वो कह रहे हैं कि इन पॉइंट्स को बाय वीक एंड कल्चर्स, फील्ड ट्रिप एंड इवन बार्टर सिस्टम. दैट मीन्स जितने अच्छे मेरे पॉइंट्स होंगे उतनी ही बेटर चॉइसेस मेरे पास होंगी एंड उतना ही बेटर रिवॉर्ड में चूज कर पाऊंगी. So, wouldn't I feel more motivated to keep myself busy, to do something that makes me feel good and keeps me sane at the same time? Of course, I know I would. Well, to test the same theory, we surveyed 50 people and asked them to send us a picture of them doing something they love, except staring into their phones. And ones who did send us their picture, we sent them surprise handmade bookmarks as a reward and asked them if they feel more motivated now to do the same activity next week. And they said yes. Not only them, but 81.6% of the people, when asked the same question, gave a positive feedback, thus proving the above theory. We should apply this concept to all age groups, starting from the very base, that is school level. Such a concept is used by marketing companies, online webinars, and conferences all the time. They use rewards like sale, 50% extra, certificates, free bowl, buy one get one, etc., so that people invest their time in such things. What if we can apply this concept to mental health? A concept of 2 very easy steps, that is performing the activity and redeeming the reward. This would leave us busy, motivated, and so healthy at the same time. On a larger scale, it would mean 229 million young, healthy, and productive minds working towards one goal, making this awareness about mental health. Thank you so much. Thank you, शेफाली जी. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा.
Thank you so much. May I request now Dr. Himanshu ji? Sir. Dr. Saab, please. All yours. नमस्कार जी। यंग प्रेजेंटर्स की जोशीले भरे प्रेजेंटेशंस देख के बहुत खुशी हो रही थी कि होपफुली टाइप के यंग रिसर्चर्स आने वाले दिनों में हर फोरम में हर जगह प्रेजेंटेशन करेंगे। इंडिया नीड्स लॉट ऑफ यंग रिसर्चर्स बिकॉज रिसर्च इज वन एरिया जहां हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबली बहुत 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 कम है व्हेन इट कम्स टू स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन साइंस। तो सबसे पहले तो मैं पूरा मनोविकास के पूरे टीम को थैंक यू करना चाहूंगा कि नेशनल सेमिनार मेंटल हेल्थ, गुड हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू मेनी ऑफ यंग अपकमिंग रिसर्चर, यंग अपकमिंग प्रोफेशनल्स टू रियली टॉक ऑन वेरियस इश्यूज। मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो था प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना शेयर करूंगा। बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन लोगों ने किया है। आई थिंक वी हैव बीन एबल टू ड्रॉ आउट मेनी थिंग्स। इनफैक्ट पूरे सेमिनार की जो निष्कर्ष होगी वो हर एक इंसान अपने साथ लागू करे। आई थिंक दैट इज इवेंचुअली बी लीडिंग टू सेल्फ केयर। स्तुति कक्कर मैडम आप लोगों के साथ होंगे, जुड़े हुए होंगे। चांसलर सुब्बट यूनिवर्सिटी, हमारे पुरानी फॉर्मर DPWD के सेक्रेटरी, मैडम को नमस्ते करता हूँ। निमेश देसाई सर, नमन सर, गुप्ता सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आलोक जी मेरे मित्र हैं, नमस्कार भाई। इंदिरा मैडम एंड संगीता मैडम, उमातुली मैडम और जितने भी रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार। और जितने भी प्रेजेंटर्स और पार्टिसिपेंट्स सहभागी निभा रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने ऐसा एक बढ़िया प्रोग्राम का पार्ट बनने की कोशिश की। बेसिकली ऑल ऑफ अस नीड टू परफॉर्म वेल। जीवन में जब जिंदगी जी रहे हैं तो हमें सबको परफॉर्मेंस अच्छा देना है, बेहतर देना है। कोई किसी का पीछे तो रहना नहीं चाहता है। सब लोग रेस में शामिल होना चाहते हैं, एकेडमिक रेस, फिजिकल रेस, इंटेलेक्चुअल रेस, सोशल रेस। हर वक्त वी ट्राई टू कॉम्पीट विद ईच अदर एंड प्रूव आवरसेल्फ द बेस्ट। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमें रेस में आगे होना है, किसी भी रेस में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, डांस, थिएटर, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, पढ़ाई लिखाई, किसी भी रेस में अगर समाज में आगे होना है, उसका पहला सीढ़ी जो है वो है सेल्फ केयर। पहला सीढ़ी है सेल्फ केयर। एक ओलंपियन के लिए एक टाइम का खाना भी वो इनएप्रोप्रिएटली नहीं खा सकता। एक एक्स्ट्रा एक कोको कोला का बोतल पीने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़ता है, बिकॉज ही इज इनटू ए रेस। तो हम लोग उस बात को समझ नहीं पाते। हम लोग भी एक रेस अगेंस्ट टाइम अपना जिंदगी जो जी रहे हैं, समय के विपरीत एक हम रेस में जी रहे हैं। अब उस रेस में हमें सेल्फ केयर तो करना पड़ेगा, नहीं तो रेस में आगे कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। अच्छा, फिजिकल हेल्थ सही है, आप लोगों ने कहा, साइकोलॉजिकल हेल्थ सही है, इमोशनल हेल्थ सही है, सब लोगों ने कहा। ये रेस में जमे रहने के लिए डेफिनेटली हमें अच्छा सेल्फ केयर तीनों की एरिया में जरूरत है। लेकिन सिर्फ रेस से तो काफी नहीं है। आज की दुनिया में समाज इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, वी आर एक्चुअली फाइटिंग ऑल द टाइम, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली फाइटिंग। फाइट करने के लिए सेल्फ केयर में इन तीनों का अलावा एक और चीज ऐड हो जाता है, वो है रेसिलियंस डेवलपमेंट। तो रेसिलियंस भी एक प्रकार का आपका खाने का पोटली है जो आपको सेल्फ केयर में डालना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ केयर, जिसके बगैर आप फाइट नहीं कर पाएंगे। इतनी कॉम्प्लेक्स समाज में जी नहीं पाएंगे, मुश्किल आएगी आपको। और अगर उससे एक कदम आगे जाके आप सोचते हैं, डिसेबिलिटी फील्ड की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक ऑफ serving people, when you talk of contributing, when you talk of being in the sector, social welfare sector में आप रहना चाहते हैं, empowerment sector में काम करना चाहते हैं, you want to be a socially empowering citizen, in that case उससे भी बड़ा आपका self care की मुद्दा आ जाता है। उसमें आ जाता है mindfulness and spirituality। तो in a nutshell, physical health चाहिए आपको, psychological health चाहिए, emotional health चाहिए as a human being,
But to be a fighter, you further need resilience in self-care, and to be a socially empowering human being, you need to have mindfulness and spirituality quotient as well. तो आपकी जो चैलेंज है वो आम लोगों से सेल्फ केयर की जो डेफिनेशन है, हमारी जो प्रोफेशनल्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए इस सेल्फ केयर की डेफिनेशन काफी बड़ा हो जाता है, काफी गंभीर हो जाता है। फिजिकल एग्जॉशन रैम्पेंटली हम देखते हैं हमारे फील्ड में कि फिजिकल एग्जॉशन लोगों की ज्यादा है, फिजिकल डिस्ट्रेस ज्यादा है। आई हैव ट्राइड इंप्लीमेंटिंग फिजिकल डिस्ट्रेस स्केल ऑन स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स एंड पेरेंट्स। फिजिकल डिस्ट्रेस एंड फिजिकल एग्जॉशन ज्यादा है। साइकोलॉजिकल एग्जॉशन एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी हमारे लोगों में कंपैरेटिवली ज्यादा है। इनफैक्ट एक स्टडी में पढ़ा था इस टाइप के प्रोफेशन में, दे वर रेटेड इन द टॉप 5 कैटेगरीज, और सिर्फ हांगकांग के, थाईलैंड के आयरन वर्कर्स जो 100 मंजिली बिल्डिंग के ऊपर जो काम करते हैं विदाउट मच ऑफ प्रोटेक्शन, उनका सिर्फ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हम लोगों से ज्यादा है, बाकी सब लोगों की जो है उससे कम है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना क्रूशियल टाइप का रोल हम लोग निभाते हैं दुनिया में। बर्न आउट बहुत ज्यादा होती है, लोगों को पता नहीं कि एक्चुअली वो बर्न आउट हो चुके हैं, उनके दे डोंट नो, रियलाइज नहीं करते हैं लोग। बट मेरे हिसाब से बहुत सारे फ्रेंड हमारे यहाँ हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स यहाँ हैं, उनकी बर्न आउट बुरी तरीके से बर्न आउट हो चुकी है फिजिकली एंड साइकोलॉजी, दे आर टोटली अंडर डिस्ट्रेस एंड दे आर एग्जॉस्टेड। जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम ही मैं बोलूंगा मेरी भाषा में, क्योंकि मास लेवल में जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों में देखते हैं तो आप उसको सिंड्रोम का ही नाम देते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम है, एक पर्टिकुलर ट्रेट, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लोबली सब में जब देखने लगते हैं एक जैसा, तब आप उसको सिंड्रोम देते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे भी रिहैब प्रोफेशनल, स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स, सब लोग मिला के हम लोग भी सिंड्रोम के दायरे में आते हैं। निगेटिविटी हम में प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होती है। पैसिविज्मनेस जो एक होती है, पेसिमिस्टिक व्यूज ऑफ लाइफ, जब भी आप बात करो, और भाई नौकरी वोकरी कैसा चल रहा है, और भाई क्या रखा हुआ है नौकरी में यार, जिंदगी तो गई, इस टाइप की बातें, व्हाटएवर यू टॉक। और भाई सिनेमा देखा क्या, क्या रखा हुआ है सिनेमा में, क्या देखना सिनेमा। बट एवरी टाइम यू गेट टू रियलाइज कि पेसिमिज्म ज्यादा है, एग्रेशन क्वेश्चन ज्यादा है। जब भी किसी बात पे थोड़ा भी अकर हो जाती है, टकराव हो जाती है, वी डोंट नो, वी कांट डिबेट और डेलिबरेशन हम कर नहीं सकते, हम सीधे सीधे लड़ाई की फ्रंट में आ जाते हैं। तो उससे पता लगता है एग्रेशन इज मोर, रूडनेस बढ़ते जा रही है, लैक ऑफ शेयरिंग, लैक ऑफ काइंडनेस, लैक ऑफ हेल्पनेस होते जा रही है। एंड ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली आउटकम ऑफ पोर सेल्फ केयर। आप अगर अपना सेल्फ केयर अच्छा से करेंगे तो ये सब सारी चीजें आपकी दूर हो सकती है। मेरे हिसाब से सभी कुछ को मैं फूड खाने की तौर पे ही बताना चाहूंगा। एवरीथिंग इज फूड। फूड फॉर the stomach means something, to food for the cells means something. सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। जैसे आपने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी के लिए सुबह से आप लोगों ने बात की है, बॉडी के लिए अच्छा हेल्थ के लिए अलग अलग टाइप के फूड चाहिए। लेकिन इन नटशेल अगर शॉर्टली आप अगर इसको समझना चाहेंगे, सीजन और ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में जाके आप पूछेंगे कौन सा सीजन में वो लोग क्या खाते थे, तिल के लड्डू कब खाते थे और क्यों खाते थे, आपको पता लगेगा द रिलेवेंस ऑफ तिल का लड्डू। सो वी इग्नोर ऑल दिस थिंग्स। साउथ में मैं गया, कुछ भी उग नहीं रहा था, ऐसे गांव में कई सारा देखा, और मैं पूछा यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन का, सप्लीमेंट्स का क्या होता होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ उगता ही नहीं है। आंसर वॉज वेरी सिंपल। बुजुर्गों ने मुझे बताया ये सजीना की पत्ते, ड्रामस्टिक के पत्ते और ड्रामस्टिक इज इनफ, उसी से हम जी रहे हैं, हमारे पूर्वज उसी से जी रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी हेल्दी। सो ट्रेडिशन एंड सीजन एंड लोकेशन, ये सब चीजों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हेल्दी फूड के नाम पे कॉर्नफ्लेक्स और अलग अलग चीजों की हम बात करते हैं हर वक्त। वी डोंट रिकॉग्नाइज कि ट्रेडिशनली वी आर ए वेरी वेरी हेल्दी ईटिंग कंट्री। तो ऑर्गेनिक फूड हम लोग हमेशा खाते थे। अभी हर चीज ऑर्गेनिक से हटते जा रही है और ऑर्गेनिक को बड़ा पॉपुलराइज कर रहे हैं। अब इंडिया में 90% खेती तो कहाँ ऑर्गेनिक ही होती थी, और आज भी होती है गांव में। तो लेट अस प्रमोट दैट। नेचर को रेस्पेक्ट करना, स्टोरिंग से दूर भागना, पैकेजिंग से दूर भागना। आई थिंक जब हम हेल्दी डाइट की बात करेंगे, इस टाइप के कॉन्सेप्ट लोगों में डालना बहुत जरूरी है कि पैकेजिंग से दूर जाइए, स्टोरिंग से दूर जाइए, नेचर से करीब रहिए, ट्रेडिशन से करीब रहिए, सीजन के करीब रहिए,
तो डेफिनेटली विल बी एबल टू बिल्ड ए गुड बॉडी। नाउ कमिंग टू खाना तो आपने खा लिया, उसका सेलुलर लेवल में अगर आपको बेटर मेटाबॉलिक लेवल में अगर प्रॉपरली उस खाने को आप डालना चाहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे समाज में कई सारा कंट्रीज में गया हूं, मैं देखा हूं सबसे बुरा हाल है एक्सरसाइज को लेकर। बसों के पीछे भागना और ट्रेनों के पीछे भागना ही हमारा नेशनल एक्सरसाइज थीम बन चुका है, उसका अलावा और कुछ नहीं है। जिसके पास गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर आ गया वो बस और ट्रेन से भी उसका उतना भी खत्म हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं चलता है। आई वाज इन अभी मैं नॉर्थ विजिट पे गया था, रात को एयरपोर्ट से मेरे घर तक देयर वाज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 95 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कम से कम 10 जगह मुझे रात को गेम्स होते हुए दिखा, इतने इंटीरियर विलेजेस में। सो दिस इज व्हाट इज इंडिया। एंड जब मैंने पूछा तो बोला ये तो सदियों से चला आ रहा है, चलता है, खूब चलता है। तो आई डोंट सी इट हियर। तो दिल्ली के कई क्लब में होते रहा हो, दैट इज डिफरेंट, बट एज ए कंट्री आई थिंक स्पोर्ट्स कल्चर, एक्सरसाइज कल्चर लाना होगा। आप कोई भी अच्छे कंट्रीज में जाएंगे, व्हेन यू गो टू से गंगा के किनारे जाओ, दौड़ते हुए आपको एक आदमी नहीं दिखता है। अब लंदन में थेम्स के किनारे बैठो तो पता लगा दिन में 5000 लोग रनिंग कर रहे हैं, 5000 लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस इन कल्चर। उसके बाद आता है फूड फॉर द ब्रेन। ब्रेन के लिए भी जो है एक्सरसाइज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर प्ले के साथ जोड़ सके, गेम्स के साथ जोड़ सके, देन द ब्रेन गेट्स फार मोर स्टिमुलेटेड। रेस्ट आप लोगों ने बात किया, रेस्ट की आप लोगों ने बात किया, स्लीप की, वेरी फाइन, बट इट इज ऑल्सो टू टाइम हाउ टू हैव गुड स्लीप एंड गुड रेस्ट। स्लीप का भी डेफिनेशन बदल चुका है। यू मे हैव वेरी पुअर स्लीप फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड समबडी माइट बी हैविंग वेरी गुड स्लीप फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। तो उसका इफेक्टिवनेस को देखना होगा कि किसके लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसा नींद कम समय में भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। एंड मे बी इट्स ए वेरी पुअर स्लीप दैट यू आर लिविंग, और 12 घंटा आप सो रहे हैं और वो आपकी ब्रेन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द माइंड, रिक्रिएशन एंड लेजर। इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में हम लोगों ने इसका भूल गया हम लोग की रिक्रिएशन लेजर। थोड़ी देर पहले म्यूजिक की बात हो रही थी, म्यूजिक थेरेपी की बात हो रही थी। अब थेरेपी तो बाद में, पहले म्यूजिक तो सुनिए। म्यूजिक सुनना ही खत्म हो गया। डांस, आर्ट, क्राफ्ट, थिएटर, सो मेनी ऑप्शंस हैं हमारे लिए। रीडिंग करना, रीडिंग तो खत्म ही हो चुके हैं लोगों का जिंदगी से। वेरी गुड रिक्रिएशनल एक्सरसाइजेस फॉर द माइंड। सो रिक्रिएशनल लेजर का लिए जो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, वो एक देखना पड़ेगा कि यंगस्टर्स का फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग के बाहर जाके रिक्रिएशनल लेजर क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, उसके ऊपर आई थिंक वी नीड टू रीट्रेन द जनरेशन। पूरा जनरेशन को ही रीट्रेन करना पड़ेगा। अदरवाइज देसाई साहब बता पाएंगे 25% जनसंख्या आने वाले दिनों में मेंटली इल या मेंटल इलनेस की तरफ जा रही है, व्हिच इज ए ह्यूज नंबर अगर ग्लोबल एवरेज के साथ देखा जाए तो। देन फर्दर मैं बात करूंगा थोड़ा सा स्पिरिट की, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम स्पिरिट की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। स्पिरिट की जब बात करेंगे, बहुत सारा छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप खुद केयर करने के लिए आपको कुछ कुछ हैबिट में लाना पड़ेगा। पहले जैसे लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों को तारीफ करना, ये आपकी हेल्थ के लिए, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। लोगों को सॉरी बोलना, लोगों को थैंक यू बोलना, लोगों को देना, व्हाटएवर यू कैन गिव, आप देने की कोशिश मूड में रहना। छोटी छोटी ऐसे काम जिंदगी में रखना जिससे आपको सक्सेस की महसूस होता रहे। जैसे पौधा एक लगाया, एक छोटा सा कुत्ते की बच्चे को मैंने खाना दिया और वो पलता हुआ बड़ा हो रहा है। पौधा भी लगा दिया और थोड़ा बड़ा हो रहा है, डेकोरेशन का आइटम ही मैंने बना दिया। सक्सेस सिर्फ वो IAS क्लियर करूंगा तो ही सक्सेस मिलेगी, जॉब मिलेगा तो ही सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ब्रेन को, स्पिरिट को रोज ही सक्सेस चाहिए होता है। तो सक्सेस के ऊपर ध्यान दे। केयर, दूसरों को प्यार करे, दूसरों को केयर करे। दिस विल डेफिनेटली एंश्योर योर सेल्फ केयर। बिलोंगिंगनेस बढ़ाइए, दूसरों के प्रति जीने के लिए, दूसरों के साथ लगाव रखने की जो प्रवृत्ति इंसानों में होती है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करिए। बियॉन्ड सेल्फ, अपने से परे सोचने की कोशिश करे, दूसरों को हेल्प करे। कॉम्पैशन प्रैक्टिस करे। इंटीग्रिटी, सच्चाई या पाप के रास्ता से दूर रहने की कोशिश करे। इंसानों की जन्म खाने के लिए नहीं हुई है। खाना इकट्ठा तो हर जानवर कर लेता है, केचुए से शुरू करके टाइगर तक, लायन तक, गाय भैंस, हर कोई अपना खाने का इंतजाम तो कर ही लेता है। तो ह्यूमन बीइंग का जन्म तो डेफिनेटली इतना बड़ा दिमाग हम लोगों को अपना खाने का जुगाड़ के लिए नहीं दिया होगा ऊपर वालों ने, तो कुछ अलग और एक्स्ट्रा करने के लिए हमें बताया होगा। तो व्हाट इज दैट बियॉन्ड पर्पस, क्या है
कि कुदरत ने हमें इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स दी है, सोफिस्टिकेटेड हाथ पैर दिए, सोफिस्टिकेटेड ब्रेन दी है, तो मे बी देयर इज ए हायर पर्पस देन गैदरिंग फूड गैदरिंग। आर्ट के साथ कनेक्शन, नदी पहाड़ मिट्टी कुछ भी हो, यू मस्ट हैव सम कनेक्शन विद द आर्ट। धरती के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन आपकी होना जरूरी है इफ यू वांट टू रियली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पौधे कुछ रोइए, 2 पेड़ पौधे रोइए, 2 जानवर पालिए, चाहे मिट्टी खोदिए, चाहे नदी में नहाइए, चाहे कुछ ना कुछ करिए। धरती के साथ कनेक्शन लॉस होना एक बहुत बड़ी डेंजर हो सकती है। सोशल एक्टिविटी और ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हो रही है, इससे आपकी सेल्फ केयर डेफिनेटली होगी। कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, आपकी रूट, नेचर, ये सभी के साथ थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश करिए। हेल्प सीकिंग एटीट्यूड डेवलप करिए। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे देश में, लोगों से मदद मांगने में हमें बड़ी दिक्कतें होती है। मतलब समाज ऐसे हो गया, लोगों से मदद मांगने में भी हमें शर्म आती है, स्पेशली जब हम साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तब हम हेल्प नहीं मांगते हैं। हाँ, पैसे उधारी जरूर मांगते हैं इधर उधर से, दैट इज डिफरेंट, बट अदरवाइज हेल्प बहुत कम मांगते हैं लोगों से। तो हमारी इंडियन कल्चर में है, गांव में एक परिवार एक दूसरे परिवार के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते थे, पूरे कम्युनिटी डिपेंडेंट होते थे। किसी का शादी तो पूरे गांव का मदद से ही निकल जाता था। तो इस टाइप के कल्चर ट्रेडिशन हमारे पास थे। तो हेल्प सीकिंग एटीट्यूड भी डेवलप करना होगा, और फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर इस चीज को जोड़ के देखा जाए, प्रॉपर केयर आपका योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में भी आपका जो है प्रॉपर एक्चुअली अपना सेल्फ केयर हो पाएगी। आप बहुत कुछ है, बट आई थिंक मच इज मोर देन एनफ फॉर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आलोक जी, गुप्ता सर और एवरीवन। बहुत बहुत नमस्कार, नमन करता हूं। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर दास। बहुत कम समय में आपने बहुत सारी बातें हमको बता दी। मतलब कि सेल्फ केयर के लिए सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ अपने सोचें कि मैं स्वस्थ तो सब स्वस्थ। जब तक हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग स्वस्थ नहीं होंगे, और वो तभी होगा जब हम, जो बात आपने कही कि अपने से बियॉन्ड हम सोचें, या इंटीग्रिटी हमारी कैसी है, बिलोंगिंगनेस कैसी है, कि अपनत्व की भावना हमारे अंदर है या नहीं। सो सब थैंक यू वेरी मच। आलोक जी, रोमा जी आ गई हैं? हेलो आलोक सर। Yeah, Roma ma'am, please unmute yourself. Yeah. I know you are so busy today. आज ऐसा ही हुआ है कि बहुत ज्यादा बिजी रहे हैं, और इतना ज्यादा इंटरनेट का दिक्कत आ रहा था कि मुझे भाग के गाड़ी तक बैठने आना पड़ गया, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ एरियाज में बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं लग पा रहा था। मैंने खूब तरीके से वाईफाई लगाने की, हॉटस्पॉट लगाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी। तो मैं हिमांशु जी को सुन रही थी काफी देर तक, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्होंने जो भी बात करी है, वेरी गुड। जो सेल्फ केयर के बारे में बात करनी है, ये मेरे हिसाब से बहुत सारी एरियाज हैं जो ऑलरेडी हिमांशु ने बात कर ली है, बट आई फील देयर आर मोर एरियाज व्हिच वी नीड टू अटेंड टू। हम अक्सर कहते हैं सेल्फ केयर तो हम सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम अपनी देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन देखभाल करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। और अगर कोई आता है और हम कहते हैं कि आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, अपनी देखभाल नहीं कर रहे, तो जो अक्सर माँ होती है वो ये कहती है कि मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है मेरे को अपनी देखभाल करने के लिए। और फिर मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपनी देखभाल करने के लिए उतना समय नहीं है, तो फिर हम बच्चे की देखभाल और पूरे घर के वातावरण को सही रखने का और पूरे घर की देखभाल करने के लिए आपके पास कैसे वो समय होगा। अगर हम, if we are not able to take care of ourselves, I don't think we can take care of anybody else at this point. And self-care doesn't only mean that I am dressing well, or I am eating well, I am sleeping well. That is not just self-care. Self-care means हमें पूरा mentally, emotionally, spiritually, physically हमें अपनी देखभाल करने की जरूरत है। और
फिजिकली तो शायद हम बहुत आजकल सीखने लग गए हैं कि हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वॉक के लिए चले जाते हैं, बहुत सारी और चीजें कर लेते हैं कि हम फिजिकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। लेकिन पिछले 1 साल में हम में से बहुत लोगों की वो फिजिकल फिटनेस में भी अंतर आ गया है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वो फिजिकल फिटनेस में काफी ज्यादा अंतर आ गया है। कुछ लोगों का काफी वेट लॉस हुआ है, कुछ लोगों का काफी वेट गेन हुआ है। सो फिजिकल फिटनेस में भी हम लोगों की काफी दिक्कत आई है। पर जहां मैं देखती हूँ कि जहां बच्चे हैं तो हम उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी फिजिकल एबिलिटी भी ध्यान रखें, आप अपनी इमोशनल एबिलिटी भी ध्यान रखें, लेकिन जो अपनी सेल्फ को सीखने की जरूरत है वो नहीं कर पाते हैं। मतलब कि अगर मैंने कहा कि मेरे को सिर्फ अपने लिए कुछ समय स्पेंड करना है, जहां मुझे शॉपिंग पे नहीं जाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे अपने आप से बात करनी है, मतलब मुझे अपने आप से कनेक्ट करना है। वो हम में से बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्शन का मतलब नहीं समझते हैं। जहां हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम अपने अंदर जो एक क्रिटिक है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक इमोशनल लेवल पे अपने आप को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे हम लोग काफी काम रहेंगे, उससे हम लोग काफी ज्यादा जो परेशानियों का सामना कर पाएंगे और अपने बच्चों की भी उससे भी ज्यादा देखभाल कर पाएंगे। और आई थिंक अनदर एरिया विच आई नीड टू टॉक इज, जैसे मैं बहुत ज्यादा मनोरोग के बारे में मनोरोग के लिए काम करती हूँ, या जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज है उनमें काम करती हूँ, स्पेशल नीड्स में काम करती हूँ। तो अक्सर जब मैं घर पहुंचती हूँ तो ऑब्वियसली मैंने, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी के साथ में डील किया होता है, इतनी सारी नेगेटिव कहानियों के बारे में सुना होता है, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सुना होता है, तो अक्सर मुझे ये पूछा जाता है कि आप अपनी देखभाल कैसे करते हैं। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मैं वो समय जरूर निकालती हूँ अपने लिए, और वो जरूर कैसे निकालती हूँ, या तो मैं वॉक पे जाऊंगी, या मैं आप घर पहुंच के मैं अकेले बैठूंगी कुछ समय के लिए और अपने आप से बस थोड़ी सी शांत होंगी, एक चाय का कप पीऊंगी। या मैं हमेशा कहती हूँ, nobody is allowed to talk to me at that time when I come back home. Why? Because I need to just connect to myself and calm down and just feel good about it. और सेल्फ केयरिंग क्या होती है? सेल्फ केयरिंग में आप पौधों की देखभाल करिए, आप पौधे उगाइए। पौधे उगाने में कहीं मार्केट जाके पौधा लाने की जरूरत नहीं, घर के ही जो हर्ब्स होते हैं आप उसको कर सकते हैं। आप पुदीना उगा सकते हैं, आप धनिया उगा सकते हैं, आप मेथी उगा सकते हैं। जब मैंने कहा कि मेथी उगा सकते हैं, तो मेरे अपने घर में जब हम मेथी का पानी पीते हैं और मेथी के जो बीज रह जाते हैं भीगे हुए, अगर हम उनको उगा दे तो उसमें से जो स्प्राउट्स आते हैं, आप उनको रोज देखेंगे, उनको उगते हुए देखेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और साथ में जब आप उन स्प्राउट्स को खाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू actually nurture these feelings inside you also. That will also give you some emotional betterment and some connect to yourself. भावनाओं की देखभाल करनी जरूरी है। हम अक्सर अपनी भावनाओं की देखभाल नहीं करते हैं। गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, हम शायद पीड़ा में रहते हैं। अगर पिछले साल में बहुत लॉस हुआ है, लोगों के लाइव्स का लॉस हुआ है, लोगों की जॉब्स गई हैं, या पे कट्स हुए हैं, तो बहुत तरीके के लॉसेस हुए हैं। तो हम लोग सब काफी ग्रीविंग प्रोसेस से भी निकल रहे हैं, और ग्रीफ इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें उसका सामना करने में परेशानी हो रही है, और हमारे पास है नहीं है कोई जिससे हम बातचीत करें, इस ग्रीफ का सामना कैसे करना है उसकी बातचीत करें। तो वो सब दिक्कतें भी आ रही हैं। और सेल्फ केयर में दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू कनेक्ट विद योरसेल्फ टू डील विद दीज इश्यूज। मैं चाहूंगी कि अगर कोई सवाल मुझसे पूछना चाहेगा तो ज्यादा बेहतर है। कोई टेक्निक्स पूछना चाहेगा, कोई सवाल पूछना चाहेगा, it will be nice. I have unmuted the people and we have some सवाल मैं ले लेता हूँ, 1-2 सवाल जो हमारे चैट बॉक्स में हैं। जी।
Okay, just a minute. अच्छा, एक सवाल था पहले ही कि जो लोग नॉन वेज नहीं खाते तो क्या वो फिर कभी हेल्दी नहीं हो सकते हैं? हेल्दी होने के लिए नॉन वेज खाना ही चाहिए या हेल्दी माइंड का होना जरूरी है? बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ी हंसी भी आ गई मुझे ये सुनकर, लेकिन मैं खिल्ली नहीं उड़ा रही जिसने ये सवाल पूछा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सवाल आपने पूछा है। आजकल तो हम बहुत सारे वीगन हो गए हैं, जिसमें कि हम दूध भी छोड़ दिया, हमने मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिए हैं, ठीक है। सो हेल्दी माइंड के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाना है, मुझे ये पता है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, विटामिन्स भी खाने हैं, फैट्स भी खाना है, प्रोटीन्स भी खाना है। तो अक्सर जो नॉन वेज की बात होती है वो प्रोटीन के लिए ज्यादा बात होती है। सो वेजिटेरियन जो है या वीगन जो है उनको भी प्रोटीन खाना जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है। आप प्रोटीन किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं एज अ वेजिटेरियन। यू डू नॉट हैव टू बी गेटिंग ऑन टू अ नॉन वेजिटेरियन डाइट टू बिकम हेल्दी, टू बिकम इमोशनली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, physically healthy. You don't need to get onto a non-vegetarian diet. Great. I hope that is able to answer the question. बहुत बढ़िया। Yeah, प्रथम मेहता जी, you want to ask something? हाँ, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। Yeah. प्रथम मेहता जी। जी। Yes sir, yes sir. Please, sir. जी सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी हिमांशु सर ने अभी बोला था कि हमें थैंक यू एंड सॉरी टर्म का यूज करना चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं या मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं, कि हमें ये सब थैंक यू एंड सॉरी वाला अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए सर, क्योंकि आजकल के बच्चे ना दूसरों को थैंक यू और सॉरी बोल सकते हैं लेकिन अपने घर वालों को कभी नहीं बोलते। जैसे हमारी मदर होती हैं, इतना खाना बनाती हैं हमारे लिए, सब कुछ करती हैं, हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला। हम कुछ गलती करते हैं, पापा डांटते हैं, तो हमने कभी उनको सॉरी नहीं बोला, लेकिन जरा जरा सी बात पर हम दूसरों को बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं वो अपने घर से स्टार्ट करें। प्रथम जी, आपने बहुत अच्छा बोला और आपकी जो सोच है बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें हमारे माँ बाप तो जितने भी परवरिश करते हैं हमें ये सिखाते ही है कि हमें थैंक यू और ग्रेटिट्यूड वो करना चाहिए हर चीज का। लेकिन हम लोग हैं जो चीज को हम लोग सोचते हैं ग्रांटेड ले लिया कि माँ को थैंक यू क्या बोलना है, माँ हमारे लिए खाना बनाती है, माँ ने हमें जीवन दिया, माँ बाप ने हमें जीवन दिया है, तो हमें उनको क्या थैंक यू बोलना है। सो हम में से बहुत नाराज रहते हैं अपने माँ बाप से। अपने आस पड़ोस में जितनी फैमिली है, कभी कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम नाराज हो जाते हैं, हम सोचते नहीं है कि हमें हर चीज का ग्रेटिट्यूड रखना है। और ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं, और खास करके कोविड में हमें ये सीखने को मिला है कि हमारी फैमिली ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम अपनी फैमिली को ही बहुत ज्यादा मायना देंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, फैमिली मीन्स अ गुड बॉन्डिंग, गुड अटैचमेंट, एंड वी मस्ट से थैंक यूज एंड हैव ग्रेटिट्यूड and wish each other, because that is what keeps us going. And I'm sure हिमांशु जी भी इस चीज को कह देंगे उसी तरह से, क्योंकि वो समझा रहे थे इस चीज को। जी मैम, मैं सिर्फ एक और चीज कहूंगा कि हमें क्यों बोलना है अपने पेरेंट्स को थैंक यू, ये सिर्फ इसलिए है कि जैसे अभी हिमांशु सर ने कहा कि एक जैसे पेंटिंग बनाओ तो खुद के लिए एक सक्सेस फील होता है कि हाँ ये मैंने करा है, तो वो सक्सेस फील कराने के लिए, क्योंकि कभी कोई मम्मी पापा को, जैसे आपने बोला कि हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमें ये जरूरत होनी चाहिए कि हम उनको भी एक अच्छा फील कराएं। और अगर दूसरे को अच्छा फील कराते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप के लिए करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो हैप्पी विद आवरसेल्व्स। अगर हम खुश रहेंगे तो हम बाकियों को खुश रख पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि बाकियों को पहले खुश रखें तब हम खुश होंगे, ये अक्सर ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। हम खुश हैं, हम शांत हैं,
हम अपने आप से बहुत सारी चीजें करने के लिए वी आर केपेबल, then we are able to do many more things for everybody. And thank yous, gratitude, it should come from within us. Nobody has to teach us that. You know, बहुत साल मतलब 20 साल पहले जब मैं बाहर गई थी अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वॉक के लिए जाते थे हम, तो स्ट्रेंजर्स हमें हेलो हाय ग्रीट करते हुए जाते थे. हम नहीं जानते उनको, लेकिन उस देश में जितने भी वॉक कर रहे थे वो स्माइल करते हैं और ग्रीट करते हुए जाते हैं. क्या हम अपने देश में ये नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए? क्यों हम अपनी दूसरों को अटैक करने की कोशिश करते हैं, या उनकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करते हैं, या उनके कपड़ों के ऊपर हम शेमिंग करते हैं, या हम कहते हैं देखो कितना मोटा है, कितना काला है, कितना छोटे कद का है. हम ऐसी बातें करते हैं. हम जब वॉक करते हैं, अगर हम स्माइल करेंगे तो अच्छा हम ही को लगेगा, दूसरे को भी लगेगा. सो इट इज अ नाइस वे टू ग्रीट ईच अदर, यू नो. आई एम श्योर कि आप लोग जो सुन रहे हैं इस बात को, आप मेरी बात से सहमत होंगे. जी मैम, जरूर. और कोई सवाल है? डॉक्टर रोमा, आपने जो बात कही ना, आपने जो बात कही कि वी कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी, तो उसका मैं घर में अपने यहाँ बहुत अच्छा प्रयोग करता हूँ. आई हैव गॉट माय ग्रैंडसन्स हियर. तो कभी जैसे मैंने उनको कहा कि मेरे लिए पानी ले आओ या मेरे लिए लेकर के आ जाओ, तो जैसे ही वो लेकर के आते हैं तो मैं उनको थैंक यू बोल देता हूँ. तो मतलब कि दूसरों को सीखने के लिए वी हैव टू प्रेजेंट द राइट मॉडल. कि अगर मान लो मेरे को उनसे धक्का लग गया, सॉरी, मैं उनको सॉरी बोल देते हैं, तो वो बच्चों को पता लगता है कि हमने क्यों थैंक यू बोलना है, कब सॉरी बोलना है, कैसे बोलना है. तो वो ये ट्रेनिंग भी पेरेंट्स को रोल मॉडल बनकर के उनको देनी होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है. हम कभी छोटे बच्चों को थैंक यू या सॉरी नहीं बोलते. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको बोले, तो इसीलिए हमारे यहाँ नहीं आता है. तो पहले हमको खुद शुरू ये करना चाहिए, अपने छोटे बच्चों को सॉरी और थैंक यू बोलना शुरू करना चाहिए, तो बच्चे अपने आप से बोलना हमारे को शुरू कर देंगे. थैंक यू. आपने बहुत सही बोला. हमें रोल मॉडलिंग भी अच्छी करनी जरूरी है, और मानसिक जो हमें तनाव है उससे दूर रहने की कोशिश करनी है. क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आज के दिन में, जो ये महामारी के कारण इतना कुछ हुआ है, हमारे मानसिक तनाव काफी बढ़ गए हैं. और क्योंकि हमारे मानसिक तनाव बढ़ गए हैं, तो हमारी जो सेल्फ केयर है वो बिल्कुल थोड़ी सी निग्लेक्ट होती जा रही है, क्योंकि हम बाकी विषयों पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपनी जो मन की स्थिति है उसको शांत रखें और शांत स्वभाव से रहें. अगर कभी किसी को, क्योंकि मैं आजकल इतना इस बात पे चर्चा करती हूँ कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक हो रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि अगर ये है तो आपको झिझकना नहीं चाहिए किसी से बात करने के लिए. आपको झिझकना नहीं चाहिए मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से बात करने के लिए. अपनी मन की बात बाहर रखना और बात करना, उससे भी आपको काफी ज्यादा शांति मिलेगी और आप एक बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होंगे. आप जल्दी ठीक हो जाएंगे. जी शुभांगी, आपने हैंड रेज किया है. हाँ, यस मैम, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल लोगों में ईगो प्रॉब्लम और जलस बहुत होता है. इससे भी हमारा मेंटल हेल्थ, वो ऐसे कोई अगर सामने कोई अच्छा काम करता है तो खुले दिल से उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कोई अच्छा दिख रहा है या कोई अच्छा कपड़े पहन के आते हैं, फिर भी वो उनको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छे है, लेकिन खुले मन से नहीं बोलते हैं. बहुत जलस लोग हैं और ईगो भी है उनमें. तो ये भी एक मानसिक हेल्थ का थोड़ा मुझे लगता है ऐसे कि हम अगर खुले दिल से किसी की तारीफ करें तो वो भी खुश और हम भी खुश होते हैं ना. तो ऐसे करना चाहिए लोगों ने कि क्या हर्ज है कि हम अगर खुले दिल से किसी की तारीफ करें या किसी को सॉरी बोले या किसी को थैंक यू बोले, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना. सो हमें ये थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात करी कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरे को. हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए. कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं सब में
जो ये ईगो आ जाता है या आप जेलस हो जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं, इन सब भावनाओं के कारण हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जो इंटरनल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसीलिए हमें अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों के कामों को अप्रिशिएट करना और भी ज्यादा जरूरी है। So it is important that we connect in that manner. Yes, exactly. Thank you. और कोई सवाल आ रहे हैं जो मुझसे पूछना चाहेगा कोई? आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, लगभग 188 लोग हैं जो सवाल पूछना चाहें, द फ्लोर इज ओपन, प्लीज हैव योर क्वेश्चंस। आप अपने को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, आलोक जी अगर परमिशन देंगे, या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस हैं, तीनों में से कोई भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और हिमांशु जी भी हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं, मैं भी दे हिमांशु सकती जी हूँ। तो हैं, हम दोनों में से किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया है। आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा था, और ये अभी वाला जो टॉपिक सेल्फ केयर वाली बात है, लोग झेप जाते हैं, लोग वो छिपा लेते हैं कि इसमें ये कितनी जरूरत की बात है, और ये जी, तो बहुत ही जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो कुछ बात करने की जरूरत है कि अब सबसे पहले तो स्वयं, पहले आत्मा फिर परमात्मा। यस, प्रथम मेहता जी। हेलो जी सर। जी प्रथम। एक मैंने सर एक और बात करनी है कि आजकल एक बार भी सूरज सर थे, आई थिंक सो, उन्होंने मेडिसिन के बारे में शायद बोला था। तो उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल कुछ लोग नींद की दवाई भी लेकर सोते हैं, और अगर वो नींद की दवाई नहीं लेते तो उनको नींद ही नहीं आती। मैंने तो इतना कुछ सजेस्ट करा था कि 4 दिन मत खाओ, 1 दिन तो नींद आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लग जाती थी। तो उसमें क्या किया जाए? यस, नींद की दवाई से रिलेटेड है ना रोमा मैम? हाँ, तो नींद की दवाई लेनी जरूरी नहीं है, और अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है नींद की दवाई लेने के लिए तो जरूरी नहीं है कि आपको लेना है, लेकिन डिपेंड भी नहीं होना है, उस पर डिपेंडेंस भी नहीं होनी है। तो हमें सिर्फ दवाई पे डिपेंड नहीं होना है, और उसकी हानि ज्यादा होती है। अगर कुछ समय के लिए आपको दी गई है तो आपको ले लेनी चाहिए वो दवाई, और फिर अपने जो मनोचिकित्सक है उनसे बात करते रहना पड़ेगा। अगर आप उनसे बात करते रहेंगे वो आपको समझाते रहेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाए। जिनको सवाल पूछना हो। जी आलोक जी वाइंड अप करें। मैं भी वही कह रहा था। हेलो जी बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं शिवांगी बोल रही हूँ। शिवांगी बोलिए। मैम एक क्वेश्चन है। एक पर्सन है, मेरी सिस्टर है, उनको ओसीडी की प्रॉब्लम है, मतलब वो एक्सेसिव हैंड वॉश करते हैं। हेलो, रोमा, आर यू ऑडिबल? आप सुन पा रही हैं? जी रोमा मैम। और हम मतलब उनको बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, इबास में भी बहुत बार ट्रीटमेंट हो चुका है, बट उनका वो यही होता है कि मतलब इतना ज्यादा हैंड वॉश होता है कि वो हम सुबह पूरा टंकी भरते हैं और कुछ टाइम में पूरा खाली हो जाता है। तो आई थिंक इसका एक ही मतलब 2 तरीके हैं इसको देखने के, कि आपको दवाई भी लेनी जरूरी है और थेरेपी लेनी भी जरूरी है। और आप ये सोचे कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों के कुछ
मत, और दवाई लेनी भी जरूरी है। हेलो। ओके, बट ऐसा है कि दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी लगते हैं कि वो ऐसे लो फील कर रहे हैं या फिर कुछ पॉलिसी नंबर नहीं, विगत ज्योति थी। देखिए, प्रोटीन जैसी दवाई की भी साइड इफेक्ट होते हैं। अगर हम साइड इफेक्ट के बारे में सोचेंगे फिर इस चीज का इलाज नहीं कर पाएंगे। इसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो इस चीज से डिसफंक्शनल हो रही है, मतलब वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रही, अपने ऊपर ध्यान नहीं। रोमा मैम का नेटवर्क का इशू हो रहा है। डॉक्टर रबी तुली सर, कैन यू गिव सम टिप्स कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में या होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में जो आपने बताया, उसमें कुछ है ओसीडी के लिए कुछ हम लोग कर सकते हैं ज्यादा क्या? डॉक्टर रबी तुली सर? नहीं, वो माइक से नहीं है। ओके, ही इज नॉट इन फ्रॉम साउंड। ओके, सो गुप्ता सर, वी कैन। कह रहा था कि जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की बात कर रही थी, और रोमा जी यही कह रही थी कि जो भी दवाइयां हम खाते हैं उससे साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, मगर साइड इफेक्ट्स की वजह से अगर हम दवाई ना ले तो वो बीमारी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो जो उनको दवाई दी जाएगी, थेरेपी के साथ में जो दवाई दी जाएगी, वो ग्रेजुअली कम करते जाएंगे। दवाई से उनका जो हाथ धोना है वो कम होता जाएगा, और वो ओसीडी घटता जाएगा, और वो दवाई बाद में बंद कर देंगे। द मेडिसिन विल नॉट गो लाइफ लॉन्ग। तो वो रिड्यूसिंग फैक्टर में उसको कम करते हैं सर। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करेंगे, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु दास जी का कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और यहाँ पर आए और अपने विचारों से हमारे को अवगत कराया, और जो भी बातें कही सब रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हमारी आम जिंदगी के अंदर अगर हम जो बातें हिमांशु जी ने कहा है उनको हम लागू कर लें तो हमारी सेल्फ केयर जो है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड आई थैंक यू डॉक्टर रोमा कुमार फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग हर व्यूज ऑन सेल्फ केयर। इसके हेलो, डॉक्टर रबी सर भी हैं, हम लोग पुराने जो लास्ट सेशंस के स्पीकर्स थे उसको भी थैंक यू बोलते हैं सर। हाँ, सभी को थैंक यू बोल रहा हूँ सर मैं, जो हमारे इनसे पहले हमारे डॉक्टर रवि तुली। आई लॉग आउट अलोक जी, धन्यवाद बहुत बहुत सर, बहुत बहुत नमस्कार। और डॉक्टर जहानारा फ्रॉम विभास, डॉक्टर सूरज कुमार डीन, एंड द पेपर प्रेजेंटर्स मोनिका कॉलन, अपर्णा कुमारी, शेफाली धैया एंड वंशिका महेंद्र। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा जो है, आज का जो सेशन है यहाँ खत्म होता है, और कल सुबह पुनः 10 बजे हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कल सभी के लिए कि आप सभी का बहुत ही अच्छा कॉपरेशन रहा आज। आप सभी बहुत ही अच्छे तादाद में इस पूरे सेमिनार में आपने पार्टिसिपेट किया, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आप सभी को आग्रह करना चाहूंगा कि जिनको सीआरई पॉइंट चाहिए तो वो